तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। अब जो बाकी प्रोसेस हैं वो आज कवर करते हैं। सो आवर फिफ्थ वन इज द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। और आप लोग जानते हैं जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो क्या है, उसमें कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता सिस्टम से सराउंडिंग और सराउंडिंग से सिस्टम। और अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सो बेसिकली अगर एडियाबैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल है तो वो आइसेंट्रोपिक है, पर सारे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एडियाबैटिक नहीं हो सकते। दैट इज अ कंडीशन। सो अगर मान लो अगर हम फ्रिक्शन वगैरह इन सबको निग्लेक्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को बोलेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। और अगर फ्रिक्शन हम काउंट करते हैं तो प्रोसेस हमारा क्या बन जाएगा, रिवर्सिबल। तो वो आइसेंट्रोपिक नहीं होगा। इन दैट केस द प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो वी नो दैट इन ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एक तो कोई ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं है, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द सिलेंडर वॉल्स, और देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता बिकॉज एंट्रोपी क्या होती है, डेल्टा क्यू बाई टी। और जब जब हीट में ही कोई चेंज नहीं है तो डेल्टा क्यू जीरो, तो चेंज इन एंट्रोपी भी क्या होगा, जीरो होगा। अब हमने करना क्या है कि एक प्रोसेस है उसके लिए, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने जो कैलकुलेट करना है वो हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। सो लेट अस कंसीडर 1 किलोग्राम ऑफ वेट स्टीम being heated by a reversible adiabatic process that is isentropic from initial state 1 to final state 2। अगर मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से अगर इसको एक्सप्लेन करूं, सो बेसिकली मान लो ये हमारा टीएस डायग्राम है, और इस टीएस डायग्राम के अंदर जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो जो हमारा प्रोसेस को अगर हम ड्रॉ करें तो दैट विल बी अ वर्टिकल लाइन। here it is temperature and here it is entropy. So on this temperature entropy diagram, this is our process, this is state 1, इसको हीट कर रहे हैं तो this is state 2 और this is state 1। अब इस प्रोसेस के अंदर you can see कि एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। सो दिस ये यहाँ पर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यहाँ पर एंट्रोपी वेरी कर रही है, और एंट्रोपी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो जो हमारा प्रोसेस है वो वर्टिकल लाइन है, इसमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता रहेगा। ये इसकी डायरेक्शन है प्रोसेस की। अब शुरू में जो हमारी एंट्रोपी है, बिकॉज शुरू में क्या है, वेट स्टीम है। मैं आपको हेल्प के लिए डायग्राम इसमें एक कर्व प्लॉट कर देता हूं, ये। और आप सब जानते हैं कि इस जो ये कर्व है, इस कर्व का जो ये वाला पोर्शन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड लाइन, और इस कर्व को बोलते हैं वेपर लाइन। अगर इन दोनों लाइंस के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो उसे हम लोग बोलते हैं वेट स्टीम, और अगर ऊपर है तो बोलते हैं सुपर हीटेड स्टीम। तो यहाँ पर वेट स्टीम है इस पॉइंट के ऊपर। आप सब जानते हैं वेट स्टीम के लिए कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी तो उसका फार्मूला क्या होता है, एस एफ प्लस एक्स और एफ जी। अगर हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, बिकॉज एंट्रोपी क्या है, दोनों पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे सेम है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। और एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए हमने 1 पॉइंट पे जो फॉर्मूला वो यूज किया, ये फॉर्मूला है एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इज SF1 प्लस X1 HFG1 डिवाइड बाई T1। और जो ये वैल्यू है, बेसिकली ये वैल्यू ये एंट्रोपी के लिए यूज करते हैं, बिकॉज H इज इक्वल टू Q, तो Q अपॉन T इज एंट्रोपी। तो बेसिकली ये क्या है, ये SFG1 है। आप ये देख सकते हैं जो ये वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू HFG1 अपॉन T1। तो ये फॉर्मूला है, जो ये फॉर्मूला एंट्रोपी के लिए है। एंट्रोपी आफ्टर एक्सपेंशन। अब आफ्टर एक्सपेंशन 3 कंडीशन है कि या तो जो हमारा पॉइंट है वो इन दोनों लाइनों के बीच में होगा, ये वाला पॉइंट। उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर हो सकता है, और तीसरी ये कंडीशन है। ओके, अगर मान लो ये पॉइंट इस लाइन से नीचे है तो क्या होगा, दिस पॉइंट इज अ वेट स्टीम। तो सेम फॉर्मूला
S2 is equal to SF2 plus X2 SFG2, ओके। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को, कौन कौन सी इक्वेशन को, अगर आप इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इक्वेट करेंगे तो वहां से आप X2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 2, अगर मान लो जो ये स्टीम है 2 पॉइंट पे है, यानी सुपर हीटेड कंडीशन पे है, इसको मैं इरेज कर देता हूं एक बार। सो अगर मान लो ये स्टीम सुपर हीटेड कंडीशन पे है, 2 पॉइंट पे है, तो उस केस में क्या होगा, आप सब जानते हैं कि इन दैट केस इट फॉलो द लॉ, दैट इज चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट है, तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट पे सुपर हीटेड था तो पीवी इक्वल टू एमआरटी, और जो ड्राई पॉइंट था उस पे था Vg2 डिवाइड बाय T2, और सेम प्रेशर, प्रेशर से प्रेशर कट जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इसको जो ड्रॉ करने का तरीका है वो क्या है, मुझे वापस एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए वो दोबारा से कर्व ड्रॉ कर देता हूँ। ये कर्व होगी, और जो हमारा प्रोसेस है वो ये हमारा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है, ओके। सो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, और इस पॉइंट का नाम है 2 डैश, ओके। अब आप देखो 2 डैश से 2, इसके बीच में वो परफेक्ट गैस की तरफ बिहेव करती है तो परफेक्ट गैस पे अगर हम अप्लाई करें तो 2 पॉइंट पे क्या है, P2 V2 इज इक्वल टू MR, उसके बाद 1 पे क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू MR T1। अब आप देखो 2 पॉइंट पे जो कंडीशन है सुपर हीटेड है, तो P सुपर हीटेड, V सुपर हीटेड इज इक्वल टू MR और T सुपर हीटेड। दूसरा क्या है, ड्राई, ड्राई के लिए ड्राई स्टीम यानी 2 डैश, 1 के लिए तो क्या है हमारी कंडीशन, वेट, और 2 डैश के लिए क्या है, ड्राई। अगर 2 डैश पे क्वेश्चन लिखेंगे क्या बनेगी, PG VG इज इक्वल टू MR TG। और आप इक्वेशन नंबर 1 को, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन आ जाएगा, और वो रिलेशन क्या बनेगा, V सुपर हीटेड डिवाइड बाय T सुपर हीटेड इज इक्वल टू Vg2 डिवाइड बाय T2। और इस तरीके से आप T सुपर हीटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। एक चीज आपने हमसे याद रखनी है, अगर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना है तो आप देखो, अगर वेट स्ट्रीम में ड्राइनेस फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा, अगर मान लो 1 स्ट्रीम है और 2 पॉइंट भी वेट स्ट्रीम है तो वहां ड्राइनेस फ्रैक्शन निकालना होगा। दोनों में एंट्रोपिक वैल्यू को क्या कर दो, इक्वेट कर दो। अगर 2 पॉइंट सुपर हीटेड स्टीम है तो उन दोनों को इक्वेट कर दो, वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आप जानते हैं कि इनिशियल पॉइंट पे जो U1 की वैल्यू होती है, क्या होता है फॉर्मूला, H इज इक्वल टू U प्लस PV। और आपको ध्यान है U की वैल्यू किलो जूल में, H की वैल्यू किलो जूल में, और P और V की वैल्यू को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो U1 इज इक्वल टू H1, H1 इज बेसिकली U प्लस PV, तो U1 की वैल्यू क्या होगी, H1 माइनस 100 P1 V1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ U1। और आप जानते हैं वेट स्ट्रीम में, वेट स्ट्रीम के लिए V1 की वैल्यू क्या होती है, X1 Vg1। सिमिलरली U2 भी इज इक्वल टू H2 माइनस 100 P2 V2, और V2 क्या है वेट स्ट्रीम के लिए, X2 Vg2, और ड्राई स्ट्रीम के लिए Vg2, और सुपर हीटेड के लिए V सुपर हीटेड। और यहाँ से आप दोनों को, तीनों को इक्वेट करके हमें जो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, चाहे ड्राइनेस फ्रैक्शन की, मतलब U2 की और U1 की चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फार्मूला क्या होता है, दैट फार्मूला इज U2 माइनस U1। तो आप इस तरीके से चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं।
और हीट एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है तो Q122 आपको मालूम है एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो हीट चेंज इन इंटरेक्शन है वो क्या होता है, वो 0 होता है। सो बेसिकली ये वैल्यू भी क्या है, जो हीट सप्लाइड है वो भी हमारी वैल्यू 0 है। सो नेक्स्ट इज वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, और हम सब जानते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है, Q इज इक्वल टू W प्लस DU। Q की वैल्यू हमें मालूम है 0 है, DU की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ इस यूजिंग दिस इक्वेशन आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से आप लोग वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्क डन का फार्मूला क्या है, देखो इस फार्मूला के अंदर आपने वर्क डन Q12 तो क्या हो गया, 0 हो गया। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस DU, दैट इज U1 माइनस U2। और इस तरीके से अगर आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम W1 से लेकर 2 पुट कर सकते हैं, और W1 to 2 जो आएगा इसमें वो क्या आएगा, H1 माइनस में H2। आई होप सिंपल डेरिवेशन है, इसके ऊपर मेनली न्यूमेरिकल आते हैं, बट आपको सिर्फ प्रोसेस पता होना चाहिए, सिर्फ उसके बाद तो आपने वैल्यूज ही पुट करनी है। चलो नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, वो हमारा है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आप सबको मालूम है कि जो PV के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, PV की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू। सो लेट अस कंसीडर 1 किलोग्राम ऑफ स्टीम एट इनिशियल प्रेशर P1 एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन X1। हमने वेट स्टीम ली है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, उसकी ड्राइनेस फ्रैक्शन X1 है, और वो फॉलो कर रही है लॉ PV की n इज इक्वल टू कांस्टेंट। आप सबको मालूम है इनिशियल वॉल्यूम का फार्मूला, अगर वेट स्टीम है X1 Vg1, और फाइनल केस में भी अगर वेट स्टीम है तो X2 Vg2। और वी नो PV n इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर हम ये वैल्यू पुट कर दें तो P1 इसकी पावर X1 Vg1 की पावर n इज इक्वल टू P2 X2 इंटू Vg2 की पावर n। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने बेसिकली क्या किया, P1 की टर्म को एक तरफ लेंगे, P2 की टर्म को एक तरफ लेंगे। मैं चलो आपको समझा देता हूँ कैसे हमने किया। P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू, बाकी तरफ क्या टर्म बची हमारे पास, देखो X2 डिवाइड बाय X1 मल्टीप्लाई में Vg2 डिवाइड में Vg1, और इस होल की जो पावर है वो क्या है, इस होल की पावर क्या है, n। सो ये इसकी पावर होगी n। अब हमने क्या करना है, X2 कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करते हैं, इस Vg2 वाली टर्म को दूसरी तरफ ले आते हैं। सो P1 डिवाइड बाय P2 स्टार, इसको अगर उस साइड लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, उसकी जो पावर है, उसकी जो टर्म्स है वो रिप्लेस हो जाएंगी, Vg1 डिवाइड बाय Vg2, और इन सब की जो पावर है वो क्या है, n। सो पावर इज n, दैट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू X2 डिवाइड बाय X1, और उसकी पावर, इसकी पावर क्या है, n है। ओके, कोई भी ट्रबल है व्हाट्सएप में आपको चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स पे, सॉरी। तो अब हम X2 कैलकुलेट करना है, तो क्या करते हैं, जब X2 कैलकुलेट करना है तो X2 वाली टर्म छोड़ के बाकी सारी टर्म मैं ले जाता हूँ, पर यहाँ पर क्या है, पावर में n है, तो मैं थ्रू आउट को इसको 1 बाय n से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या आएगा, P1 डिवाइड बाय P2, और इन सब की पावर क्या है, इसकी जो पावर है दैट इज 1 बाय n। उसके बाद स्टार, जो टर्म थी हमारे पास Vg1 डिवाइड बाय Vg2, और n बाय इंटू 1 बाय n कट जाएगा, और उधर क्या है, X2 बाय X1 है। तो मैंने क्या किया, जो X1 वाली टर्म है मैं उसको भी यहाँ ले आया, दैट इज इक्वल टू X2। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, X2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो X2 इज इक्वल टू P1 बाय P2 की पावर 1 बाय n इंटू Vg1 बाय Vg2 की इंटू में X1। अब आप यहाँ से X2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द केस
जब हाँ इसमें जब हमारा न्यूमेरिकल आता है तो चेक है, अगर आपकी वैल्यू x2 की 1 से कम आ रही है इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, अगर आपकी वैल्यू x2 की 1 से ज्यादा आ रही है इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद अब हम बात कर रहे थे, आपको कैलकुलेट करनी है उसकी एंथैल्पी की वैल्यू और Q की वैल्यू और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। तो हम जानते हैं जो H1 की वैल्यू का फार्मूला वेट स्ट्रीम के लिए क्या होता है, HF1 प्लस X1 HFG1। सिमिलरली H2 का फार्मूला भी H2 इज इक्वल टू HF2 प्लस X2 HFG2। और इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम बिफोर एक्सपेंशन क्या होगा, U1 इज इक्वल टू H1 माइनस 100 P1 X1 VG1, बिकॉज जो V1 है दैट इज X1 VG1। और U2 क्या है, H2 माइनस 100 P2 V2 और V2 की वैल्यू X2 VG2। यहाँ से आप लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, U2 माइनस U1 कैलकुलेट कर लेंगे और U2 माइनस U1 की वैल्यू यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप जब आपने सेकंड चैप्टर किया था तो वहां पर एक वर्क डन फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस फार्मूला होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस 1। तो P1 की वैल्यू V1 की वैल्यू X1 VG1 माइनस P2 V2 V2 की वैल्यू X2 VG2 डिवाइड बाय n माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 100 बिकॉज आपने क्या किया, इसको किलो जूल में कन्वर्ट किया है। यहाँ से आप लोग W कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमें मालूम है फर्स्ट लॉ क्या कहता है, Q इज W प्लस में DU, W की वैल्यू ये है, DU की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आप लोग Q कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली इसके ऊपर न्यूमेरिकल ही आता है एग्जाम में, बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस कैसे कैसे ये होता है। सो दिस वन इज अबाउट पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। देन नेक्स्ट वन इज थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है। So this is known as a throttling process. So the process of throttling occur when the steam is expanded throughout a small aperture such as throat of a nozzle। यानी मान लो एक पाइप है और उस पाइप में बीच में एक नोजल लगा हुआ है, तो वो जो नोजल के बीच, नोजल बेसिकली क्या होता है, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। बेसिकली ये एक पाइप है, इस पाइप के अंदर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है। हमने क्या किया, इस तरीके से इसका एरिया रिड्यूस कर दिया और उसके बाद क्या किया, ये नोजल है और फिर वापस उस पाइप के अंदर से फ्लूइड फ्लो करने लगा। सो अब मान लो ये इसके अंदर से ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है। जब ये फ्लूइड इस थ्रॉट से फ्लो करेगा, इस सेक्शन से फ्लो करेगा, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और इसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि टोटल हीट है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सेम रहे। इसलिए क्या बोलते हैं, इसको थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू 0। ओके, मान लो यहाँ पर भी वेट कंडीशन है और यहाँ पर भी वेट कंडीशन है। से दिस इज वेट कंडीशन, दिस इज आल्सो वेट कंडीशन। तो यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, टोटल हीट बिफोर एक्सपेंशन। यहाँ पर H की वैल्यू क्या होगी, HF1 प्लस X1 HFG1। और यहाँ पर क्या वैल्यू होगी, फार्मूला क्या होगा, SF2 X2 HFG2। बट दोनों केसेस में जो ये वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी। और अगर मान लो सुपर हीटेड स्टीम है तो आप जानते हैं क्या होता है, Hg प्लस Cp T सुपर हीटेड माइनस T2। पर ये जो भी वैल्यू होगी वो सारी वैल्यू क्या होंगी, सेम होगी। तो अगर मान लो दोनों केस में अगर स्टीम वेट है तो आप X2 कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर स्टीम यहाँ पर सुपर हीटेड है आफ्टर द थ्रॉट तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को इससे इक्वेट करेंगे और वहां से हम लोग T सुपर हीटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द heat supplied, heat interaction for different kind of process. Okay, so what is next now? ये नॉर्मल एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है बट न्यूमेरिकल आएगा। सो नेक्स्ट वन इज और इम्पोर्टेंट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टीम। क्वालिटी ऑफ स्टीम की जब भी बात होती है तो क्या होता है, तो क्वालिटी ऑफ स्टीम का मतलब क्या है, या तो वो वेट है या वो ड्राई है या वो सुपर हीटेड है।
तो क्वालिटी ऑफ स्टीम हमें मालूम पड़ता है। नॉर्मली क्वालिटी ऑफ स्टीम हम उसकी वेट स्टीम के लिए यूज करते हैं। तो किसी प्योर सब्सटेंस की किसी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें दो प्रॉपर्टीज चाहिए। अगर मान लो हमें भी किसी प्योर सब्सटेंस की अगर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना है तो वी रिक्वायर टू प्रॉपर्टीज, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यूज करते हैं वो प्रेशर और टेम्परेचर। बट प्रेशर और टेम्परेचर आपस में क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और हम नॉर्मली आप देखते हैं नॉन प्रेशर के लिए टेम्परेचर की वैल्यू भी क्या होती है, नॉन ही होती है। आप जानते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हम जो प्रॉपर्टी लेते हैं प्रेशर और टेम्परेचर, और उसके अलावा जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं किसी भी क्वालिटी को, किसी भी प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए। तो नॉर्मली जब स्टीम की बात करते हैं तो हम वेट स्टीम की बात करते हैं, और जब हम वेट स्टीम की बात करते हैं तो वहां पर दो फेज होते हैं, एक होता है लिक्विड फेज, एक होता है वेपर फेज, और वो दोनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो नॉर्मली हम ऐसे केस में क्या यूज करते हैं, ड्राइनेस फ्रैक्शन, जिसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि कितना वाटर है उसमें और कितनी उसमें वेपर्स हैं। उसको डिफाइन करने के लिए डिफरेंट गैजेट्स आते हैं, इक्विपमेंट्स आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर। और ये कैलोरीमीटर हम यूज करते हैं स्टीम की वेटनेस और यू कैन से ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले है मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी यूजिंग सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। तो जो आप अभी डिवाइस आपकी स्क्रीन पे ऊपर देख रहे हैं, बेसिकली वो क्या है, ये जो डिवाइस है ये एक कैलोरीमीटर है। अब ये जो कैलोरीमीटर है, इस कैलोरीमीटर में इसके कंपोनेंट पहले कौन कौन से हैं। ये तो स्टीम का मेन पाइप है जहां से स्टीम फ्लो कर रही है। घरों में जैसे आप देखते हैं कि वो पाइप, पानी की पाइप होती है, उसके अंदर पानी फ्लो करता है, तो ऐसी ही स्टीम पाइप है जिसके अंदर से पानी फ्लो कर रहा है। और मान लो उस पानी, मान लो पाइप है, आई ड्रॉ डायग्राम। मान लो ये एक पानी का पाइप है, ये स्टीम का पाइप है, इसके अंदर स्टीम फ्लो कर रही है। तो यहाँ से स्टीम आई और यहाँ से स्टीम जा रही है, और हमें क्या करना है, स्टीम की प्रॉपर्टी चेक करनी है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ना एक स्टीम थोड़ी सी निकाल ली। निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वॉल। हमें स्टीम वॉल लगा दिया इसके ऊपर। मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टीम वॉल लगा लिया, और स्टीम वॉल की हेल्प से क्या किया, थोड़ी सी स्टीम निकाल ली। ठीक है, और उस स्टीम की मैं प्रॉपर्टीज चेक कर लूंगा। कैसे चेक करेंगे हम लोग, नाउ यू सी इन दिस डायग्राम, ये स्टीम का मेन पाइप है। इस मेन पाइप से स्टीम आ रही है, यहाँ पर स्टीम वॉल लगा हुआ है। यहाँ से जब हम वॉल को ऑन करेंगे, ओपन करेंगे, तो यहाँ से स्टीम आएगी, और उस स्टीम को हम यहाँ पर इस यूनिट में लेके आएंगे। यू कैन सी हेयर इट इज अ यूनिट जहाँ पर हम लोग वाटर को वेपर से अलग करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सीधा एक बैफल प्लेट, इसको हम लोग बैफल प्लेट बोलते हैं, सेपरेटिंग ऑफ बैफल प्लेट्स। यहाँ पर बैफल प्लेट ये लगी हुई है। बैफल प्लेट बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्स्ट्रक्शंस बनी हुई है। यहाँ देख सकते हैं कि इस प्लेट पे आने के बाद जो फ्लूइड है उसको ऊपर जाना पड़ेगा इस तरीके से। तो जब ये फ्लूइड जब ये स्टीम यहाँ पर आती है, स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद जब ये पाथ फॉलो करती है, तो क्या होता है, वाटर की और वेपर की डेंसिटी डिफरेंट होती है। वाटर की और वेपर की डेंसिटी डिफरेंट होती है। तो वाटर जो है वो नीचे की तरफ यहाँ पर स्ट्राइक करेगा, और स्टीम फटाफट यहाँ से अलग हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो वाटर यहाँ पर आ गया और स्टीम यहाँ से निकल गई। तो वाटर और वेपर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, नो डाउट वो फॉलो इस पाथ को करते हैं, पर वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब यहाँ से स्टीम अलग फ्लो कर रही है और वाटर अलग फ्लो कर रहा है। वाटर की ग्रेविटी क्या होती है, ज्यादा होती है, वो फटाफट आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये स्केल है जो ये शो करता है कि कितना वाटर सेपरेट हुआ है। मान लो हमने 10 बजे ये यूनिट, ये वाल्व ऑन कर दिया, और 10 बजे वाल्व ऑन करने के बाद 10:20 तक ये वाल्व ऑन रखा। तो 10:10 पे मान लो 10 o'clock पानी का लेवल इतना था, और 10:20 पे पानी का लेवल इतना हो गया, तो 20 मिनट में इतना पानी अलग हो गया। ठीक है जी। उसके बाद रहेगी स्टीम। अब वो जो स्टीम है उसके ऊपर वाले एरिया में क्या है, स्टीम है, यानी इस वाटर से जो ऊपर का एरिया है वहां पर क्या है, स्टीम है। जो ये वॉल देख रहे हैं, ये गेज,
ये गेज बेसिकली क्या है, इज मेजरिंग डिस्चार्ज ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एंड प्रेशर। यहां से हमें क्या मालूम पड़ता है कि इसके अंदर का प्रेशर कितना है। इस वॉल से हमें ये मालूम पड़ता है कि इसके अंदर का कितना प्रेशर है। और दूसरा क्या मालूम पड़ता है कि ड्राई सैचुरेटेड जो स्टीम है उसका कितना प्रेशर है, बिकॉज वाटर तो अलग हो गया, अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर स्टीम। तो इस वॉल से आपको स्टीम का प्रेशर मालूम पड़ जाएगा। ओके, तो अब आप देख रहे हैं ये हमारा मेजरिंग डिवाइस हो गया, ये स्केल हो गया जिससे आपको मालूम पड़ा इसके अंदर कितना वाटर है। और इसके ऊपर क्या है, इस जहाँ ये तो क्या है हमारे पास इतना वाटर है, और इसके ऊपर बाकी जो है वो स्टीम है। ओके जी, अब ये स्टीम इस वाले पाथ को फॉलो करते हुए ये नीचे आ गई, इसको हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेटेड ऑरिफिस। तो अब ये स्टीम यहाँ आ गई, पानी कहाँ आ गया, नीचे आ गया, और स्टीम इसके बाहर से फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गई। ओके ओके जी, जब ये स्टीम, अब ये स्टीम जो है इस चेक वाल्व क्या होता है, इस चेक वाल्व को ओपन करेंगे और ये जो स्टीम है वो इसके अंदर से फ्लो करना शुरू कर देगा। वाटर यहाँ अलग हो गया, सेपरेट कर दिया हमने वाटर को, स्टीम को हमने सेपरेट कर दिया, और स्टीम अब इस वाल्व के थ्रू, ये कैलिब्रेटेड ऑफिस है, इस ऑफिस के थ्रू इस चेक वाल्व से होते हुए इस हीट एक्सचेंजर से जब ये स्टीम फॉलो करेगी, तो जब ये स्टीम फॉलो करेगी तो हम क्या करेंगे, इसको कूलिंग वाटर यहाँ इसके ऊपर से फ्लो करेंगे। जब कूलिंग वाटर इसके अंदर से फ्लो करेगा तो क्या होगा, यस, जब कूलिंग वाटर फ्लो करेगा इसके अंदर से, तो ओके, तो कूलिंग वाटर जब इसके अंदर से फ्लो करेगा तो वो जो स्टीम है वो कंडेंस हो जाएगी, कंडेंस होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, और वो लिक्विड फॉर्म में जो हमारी स्टीम है उसको हम इस यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। और स्टोर करने के बाद हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि कितनी जो स्टीम थी वो उसको हमने वाटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आप देखो, जो पूरी की पूरी स्टीम थी उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये इसका जो लिक्विड जो वाटर वेपर था, वाटर्स को अलग कर दिया, और ये वेपर थे, वेपर को हमने क्या कर दिया, लिक्विडिफाई करके यहाँ पर अलग कर लिया। तो इस सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की हेल्प से हमने क्या किया, वाटर को अलग कर दिया और इसको स्टीम को अलग कर दिया। मान लो कि 2 किलोग्राम जो है हमारे पास यहाँ से स्टीम आई, और 2 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम तो वाटर अलग कर दिया, और 1 किलोग्राम हमने स्टीम अलग कर दी। तो हमारे पास कितनी, इसका ड्राइनेज फ्रैक्शन कितना हुआ, यस मुझे कौन बताएगा कि जो स्टीम हमने सैंपल लिया है उसका ड्राइनेज फ्रैक्शन कितना होगा। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर ड्राइनेज फ्रैक्शन, ड्राइनेज फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ स्टीम डिवाइड बाय मास ऑफ स्टीम प्लस मास ऑफ वाटर वेपर। अब आप जानते हैं कि हमारे पास जो 2 किलोग्राम जो थी वो वेट स्टीम थी जो हमने उस स्टीम के पाइप से निकाली, उसमें से 1 किलोग्राम जो थी वो तो क्या था, स्टीम थी, और 1 किलोग्राम वाटर वेपर था, और प्लस 1 किलोग्राम ही क्या थी, स्टीम थी। तो ड्राइनेज फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस सेपरेटिंग कैलोरीमीटर कि हमारे पास कितनी वैल्यू है। ओके, किसी को कोई ट्रबल तो नहीं इसके अंदर, यस बच्चों, चलो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कोई ट्रबल है, आई होप कोई ट्रबल नहीं होगी इसके अंदर। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना उस स्टीम के अंदर ड्राइनेज फ्रैक्शन में। दोबारा बताता हूँ एक बार आपको, ये स्टीम के मेन पाइप है, यहाँ पर हमने एक ब्लीडिंग पाइप लगा हुआ है, इस पाइप में स्टॉप वाल्व है, जब स्टॉप वाल्व आप ओपन करेंगे स्टॉप वाल्व से क्या होगा, यहाँ पर स्टीम आएगी, वो स्टीम जो है वो बैफल प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगी, सेपरेटिंग बैफल प्लेट। उस बैफल प्लेट से क्या होगा, वाटर अलग हो गया, स्टीम अलग होगी, वाटर यहाँ कलेक्ट हो गया, और जो स्टीम है वो इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ ऑरिफिस से होते हुए चेक वाल्व से इस जब ट्यूब से पास करेगी, ट्यूब के ऊपर हमने कूलिंग वाटर पास किया, कूलिंग वाटर जो है उसकी हेल्प से जो स्टीम है वो कंडेंस होगी और वाटर में कन्वर्ट होगी, और ये वाटर हमने बीकर में कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम उसको हम वे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, ड्राइनेज फ्रैक्शन हम लोग मेजर कर सकते हैं। सो दिस इज अ ड्राइनेज फ्रैक्शन मेजर यूजिंग
सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। उसके अलावा पर इस सेपरेटिंग कैलोरीमीटर की एक ट्रबल है, ये इट इज सुटेबल ओनली फॉर स्टीम ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, यानी जब एक्स की वैल्यू बहुत हायर साइड पे है उसके तो ये ठीक है, पर जब एक्स की वैल्यू लोअर साइड पे है से 0.1 0.2 तो उस केस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट वन इज मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी यूजिंग थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। एक तो हमारे पास हो गया सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, दूसरा है थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। तो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर हम जो यूज करते हैं वो भी हम स्टीम क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बट इट इज अ मोर बेटर मेथड एज कंपेयर टू सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। तो क्वालिटी यूजिंग थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में क्या है, आपके सामने अगेन ये स्टीम का पाइप है, यहाँ से हमने स्टीम ली, यहाँ पे इसका प्रेशर मेजर कर लिया, उसके बाद जो ये स्टीम आ रही है ये स्टीम इस चैम्बर के अंदर आ रही है। ये चैम्बर क्या है, इंसुलेटेड चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर जब स्टीम आई, आने के बाद क्या हुआ, हाँ यहां से ये स्टीम आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं स्टीम का। ओके, अब ये स्टीम जब यहाँ पर आएगी इस चैम्बर के अंदर, इनर चैम्बर के अंदर, ओके, तो हम क्या करेंगे, इस इनर चैम्बर के अंदर पहले ये आई स्टीम, देखो ये स्टीम इस तरीके से इनर चैम्बर के अंदर क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसका टेम्परेचर मेजर कर लिया। जब ये इस बैफल प्लेट्स के अंदर से जा रही है, देखो यहाँ ये बैफल प्लेट्स हैं, इन बैफल प्लेट्स के अंदर से स्टीम जाएगी, तो क्या हो जाएगा, उसका वाटर अलग हो जाएगा और स्टीम अलग हो जाएगी, बिकॉज दोनों की ग्रेविटी क्या है, डिफरेंट है। तो जब ये एग्जॉस्ट तक पहुंचेगी, वाटर अलग स्टीम अलग, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्रेशर दोबारा से मेजर कर लेंगे। और नॉर्मली क्या है, हमें जो इसका प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पर जो मतलब एक एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और एक एंड पे चैम्बर का प्रेशर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर मेजर कर लेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सैंपल लिया सैंपलिंग ट्यूब से, उसका प्रेशर मेजर किया, थ्रॉटल वाल्व के बाद ये यहाँ पर आ गया। इस थ्रॉटल वाल्व में क्या होता है, हम थ्रॉटल कर देते हैं, उसमें क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप कर जाता है, बट उसके एंथैल्पी क्या रहती है, सेम रहती है। तो थ्रॉटल वाल्व में आने के बाद प्रेशर तो डिक्रीज हो गया, बट उसकी हीट सेम रही। तो जैसे ही ये यहाँ पर फ्लो करेगी स्टीम, तो स्टीम फ्लो करने के वाटर अलग और ड्राइनेस स्टीम अलग। ये थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर है। अब थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब आप जानते हैं थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में जो एंथैल्पी की वैल्यू सेम रहती है। शुरू में मान लो एंथैल्पी जो है वो वेट स्टीम थी, तो उसकी वैल्यू का फॉर्मूला सब जानते हैं, HF1 + X1 HFG1। और मान लो थ्रॉटल के बाद जो स्टीम क्या बन गई, सुपर हीटेड स्टीम बन गई, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Hg2 + CPF इज सुपर हीटेड माइनस टी सैचुरेटेड। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब यूजिंग दिस आप यहाँ से x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और x1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सिर्फ आपको उसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। सॉरी, ओके, तो इसके अंदर क्या करना है हमने, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग, और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम x1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप जानते हैं Hg2 क्या है, बेसिकली इट इज HF + HFG1। तो वहां से हमने क्या किया, देखो यहाँ से HF1 की वैल्यू यहाँ आ गई, माइनस में HF1 और डिवाइड में HFG1। Hg2 के अंदर क्या होता है, HF1 + HFG2। तो HF1 से HF1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, ये सारी वैल्यूज बची। तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप इट इज इजी वन। जैसे अगेन अ मेथड जो हम थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर यूज करते हैं मेजर करने के लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन। एक तीसरा मेथड है, और उस मेथड में मेजरमेंट ऑफ क्वालिटी यूजिंग सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, यानी कि दोनों को हमने क्या किया, इसमें कंबाइन कर दिया। अब थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर और दूसरा सेपरेटिंग कैलोरीमीटर था, इन दोनों की ट्रबल क्या थी कि जब हम स्टीम को और वाटर को जब अलग करते थे,
फिर भी स्टीम के अंदर कुछ ना कुछ वाटर के कंटेंट्स होते थे जिनको हम अलग नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से जो हमें ड्राइनेज सेक्शन की वैल्यू मिलती थी वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं थी। तो एक्यूरेसी को इंक्रीज करने के लिए हम एक टर्म लेके आए जिसका नाम था सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। सो बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। ये नॉर्मली हम यूज करते हैं जब स्टीम बहुत ज्यादा वेट हो, से 0.1 और 0.2 अगर ड्राइनेज फ्रैक्शन है, उस केस में हम दिस काइंड ऑफ कैलोरीमीटर हम लोग यूज करते हैं। This type of calorimeter generally used when the steam is very wet and pressure after throttling is not enough to take the steam to the superheated region। दोबारा बता रहा हूं आपको कि इस टाइप की स्टीम में क्या होता है, स्टीम इज वेरी वेट, तो बहुत ज्यादा वेट हो, और प्रेशर आफ्टर थ्रॉटलिंग इज नॉट वेरी लो एनफ टू टेक द स्टीम टू द सुपरहीटेड रीजन। यानी कि जब थ्रॉटल कर दें तब भी प्रेशर इतना नहीं है कि उसको हम सुपरहीटेड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए थ्रॉटलिंग के बाद। यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, थ्रॉटलिंग करने के बाद उसको सुपरहीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। बट अगर प्रेशर बहुत ही कम है तो ऐसा करना मुश्किल है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम ये कंबाइंड मेथड यूज करते हैं जिसमें सेपरेटिंग थ्रॉटल कैलोरीमीटर लगा हुआ है। सो नाउ स्टीम फर्स्ट हमने क्या किया, उसको मेन, ये जो हमारा मेन पाइप है वहां पे ये स्टीम कलेक्शन पॉइंट लगा हुआ है, वहां से स्टीम आई सैंपलिंग ट्यूब में, वहां पर ये स्टॉप वाल लगा हुआ है। स्टॉप वाल में आप देखते हैं सेपरेटिंग यूनिट, तो सेम सेपरेटिंग यूनिट में बैफल पे स्ट्राइक करता है, वाटर अलग कर लेते हैं और स्टीम को अलग कर लेते हैं। तो और यहाँ पे क्या किया हमने कि जो जो वाटर था उस वाटर को हमने कलेक्ट कर लिया। तो ये जो ये वाला एरिया है, यू कैन सी हेयर, जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है, सेपरेटिंग वाटर। यहाँ पर पहले हम लोग क्या करते थे कि हम यहाँ पर स्टीम को कंडेंस करते थे, हमने वो नहीं किया, स्टीम को हमने फ्रीली छोड़ दिया, और वो स्टीम जो है अब वो इस पाथ को फॉलो करते हुए, स्टीम जो है इस पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी। और वाटर को हमने क्या किया, यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, और कलेक्ट करने के बाद नहीं, हाँ यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर को अलग कलेक्ट कर लिया, और जो थोड़ी वो स्टीम यहाँ पे आई, ये वाली स्टीम, उस स्टीम को कंडेंस कर लिया यहाँ पर और उसको अलग कर लिया। तो ये क्या है हमारे पास M1। और ये M1 क्या है कि जो इस एरिया में सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में जो हमारे पास स्टीम, जितनी भी स्टीम थी उसको हमने पहले वाटर में कन्वर्ट कर लिया, उसको यहाँ से रिमूव कर लिया। अब जो बची हुई स्टीम है उसको थ्रॉटलिंग वाल्व में भेजते हैं। अब देखो हमने पहले ही कुछ मान लो कि 1 किलोग्राम वाटर था, और उस 1 किलोग्राम में 800 ग्राम तो स्टीम थी, 1 किलोग्राम वेट स्टीम थी, जिसमें 800 ग्राम ड्राई स्टीम थी और 200 ग्राम वाटर, सॉरी उल्टा, 200 ग्राम स्टीम थी और 800 ग्राम वाटर था। अब इसका मतलब क्या है, जो ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू है वो कितनी होगी, इट इज 0.8, 0.8 क्या है, 8 kg जो है वाटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू 0.2, और 0.2 ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत कम है। अब हमने जैसे ही इसमें से यहाँ से कुछ स्टीम अलग कर ली, तो वो स्टीम अलग करते ही क्या हुआ, उसको हमने वाटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये वाली ड्राइनेस, ये वाली जो स्टीम है ये कंपेरेटिवली क्या होगी, ड्राई होगी। क्यों ड्राई होगी, देखो यहाँ से जो हमने वाटर रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद जो बची हुई स्टीम है उसको हमने यहाँ सप्लाई किया, ये भी वेट स्टीम है, बट इसका ड्राइनेज फ्रैक्शन इससे क्या होगा, बेटर होगा। क्यों, क्योंकि आपने वाटर रिमूव कर दिया इसके अंदर से, और वाटर रिमूव कर दिया तो रिमूव करने के बाद, एग्जाम्पल के लिए शुरू में हमारे पास 1 kg वेट स्टीम थी, और उस 1 kg वेट स्टीम में 200 ग्राम वाटर था, और 200 ग्राम स्टीम थी और 800 ग्राम वाटर था। तो कितनी वैल्यू होगी वेट स्टीम की, 0.2। अब 0.2 में से आपने क्या किया, 400 ग्राम पानी कम कर दिया। तो जैसे आपने 400 ग्राम पानी कम किया तो कितनी आपके पास टोटल वेट स्टीम बची, 1 किलोग्राम में 400 ग्राम के 600 ग्राम, और उस 600 ग्राम में से, ठीक है जी, और 200 ग्राम आपके पास स्टीम थी, तो 200 ग्राम स्टीम में से आपने क्या किया, 100 ग्राम जो है, जो ये स्टीम थी वो यहाँ रिमूव कर दी, या 50 ग्राम में रिमूव कर दी। तो 200 में से 50 की रहेगी 150, और 1 किलोग्राम में से 800 ग्राम वाटर था, 400 ग्राम पहले अलग कर दिया, तो कितना रहेगा 400, 400 ग्राम वाटर और 150 ग्राम स्टीम, तो 150 डिवाइड बाय 550,
अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज ऑलमोस्ट 0 पॉइंट वैल्यू होगी हमारी 150 बटे में 600। तो जो ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 0.33 के आसपास होगी, यानी पहले जो वैल्यू 0.2 थी वो इंक्रीज होगी, कितनी होगी 0.33, यानी ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ गई। अब जो ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू 0.33 थी वो हमने इसको सप्लाई किया थ्रॉटलिंग वाल को, और थ्रॉटलिंग वाल में क्या हुआ, इसको हमने सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। उस सुपर हीटेड स्टीम को फिर हमने क्या किया, इस यहाँ से पास किया, ये इसको इंसुलेट कर दिया, अंदर से इसकी कूलिंग वाटर किया और कंडेंस कर दिया। तो M1 अमाउंट ऑफ हीट तो यहाँ चली गई और M2 अमाउंट ऑफ हीट हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया। तो बेसिकली अब हमने क्या किया, दो अलग अलग यानी कि सेपरेटिंग कैलोरीमीटर में अलग और थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर में अलग, दोनों में से वाटर को रिमूव कर लिया, दोनों में से मास ऑफ स्टीम को वाटर में कन्वर्ट किया। तो कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम तो यहाँ अलग हुई और कुछ अमाउंट ऑफ स्टीम यहाँ पे कन्वर्ट हुई। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर। ये एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, ये अभी आता है। अब M की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, पहले सिंपल था कि हमने क्या किया, जितना वाटर रिमूव किया था डिवाइड बाय टोटल जो हमने स्टीम निकाली थी सैंपलिंग पाइप से, उसे डिवाइड कर दिया। बट अब यहाँ पे कैसे करें, आपको मालूम है जो थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर है उसका प्रोसेस देखो, यहाँ पर क्या है, 2 प्रोसेस हैं। 2 प्रोसेस कौन कौन से हैं, एक ये और एक ये। तो जो हमारा ये प्रोसेस है, ये वाला स्टेप 1 है, ये वाला हमारा स्टेप 2 है और ये वाला हमारा स्टेप 3 है। तो स्टेप 1 क्या है, जिसके ऊपर वैल्यू थी M, ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू। उसके बाद फिर x, यहाँ पे हमने क्या किया, M1 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकाल ली, स्टीम निकाल ली, और यहाँ पे M1 और यहाँ पे M2, यहाँ पे हमने M2 अमाउंट ऑफ हीट बाहर निकाल ली। अब हमने कैलकुलेट करना है M की वैल्यू, तो कैसे करें, उसके लिए सबसे पहले 2 से लेके 3 यहाँ पर कहते हैं एंट्रोपी एंथैल्पी कांस्टेंट थी, तो H2 इज इक्वल टू H3। H2 जो थी वेट स्टीम थी, HF2 प्लस X2 HFG2, वो वैल्यू हमने यहाँ पे क्या किया, पुट कर दी। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज वैल्यू ऑफ द H2। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट के ऊपर स्टीम की वैल्यू देखेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी H3 से हमने क्या किया, उसको इक्वेट कर दिया। ठीक है, इफ द X2 इज द क्वालिटी ऑफ स्टीम आफ्टर पार्शियल मॉइस्चर सेपरेशन एट स्टेट 2। इसका क्या मतलब हुआ कि थ्रॉटलिंग होगी H2 टू H3, ये H2 की वैल्यू है, यहाँ से आप X2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि क्या मतलब हुआ कि जब कैलोरीमीटर से स्टीम बाहर निकल रही थी और थ्रॉटलिंग किलोमीटर के अंदर जा रही थी, तो उस स्टीम की ड्राइनेज फ्रैक्शन की वैल्यू तो यहाँ से आएगी X2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, इफ M किलोग्राम ऑफ स्टीम इज टेकन थ्रू सैंपलिंग ट्यूब इन 30 सेकेंड, यानी कि M किलोग्राम हमने वाटर निकाला, जिसमें से M1 किलोग्राम तो अलग कर दिया हमने सेपरेटर में और M2 के हमने थ्रॉटल में, तो टोटल जो वाटर कलेक्ट हुआ कितना हुआ, M1 प्लस में M2। तो मास ऑफ ड्राई वेपर, जब स्टेट 2 के ऊपर जो हमारे पास ड्राई वेपर आ रहे हैं उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, X2 M2, where X2 is the dryness fraction of the steam at point 2 और M2 क्या है, मास ऑफ स्टीम एट पॉइंट 2। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। S क्या होता है, मास ऑफ ड्राई वेपर एट स्टेट 2 डिवाइड बाय मास ऑफ लिक्विड वेपर मिक्सचर एट स्टेट 1, और वैल्यू पुट कर दो, ड्राई वेपर हो गया X M2। वाई X2 M2, क्योंकि हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जो मास ऑफ ड्राई वेपर स्टेट 2 के ऊपर उसकी वैल्यू क्या है, X2 M2, और मास ऑफ लिक्विड वेपर एट स्टेट 1 कितना है, M1 प्लस में M2, टोटल जो मास है M1 प्लस में M2। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, X2 M2 डिवाइड बाय M1 प्लस में M2।
और आपने x2 की वैल्यू ऊपर भी निकाली थी अभी, जो x2 की वैल्यू थी ये H2 माइनस HFP2 डिवाइड बाय HFGP2, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो x2 की यहाँ पर, और बाकी सारी वैल्यूज पुट करके हम यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड है जिसकी हेल्प से आप तीनों केसेस के लिए, वेट स्टीम, ड्राई स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम के लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो रिलेशन आता है वो क्या है, x इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई बाय x2, यानी कि जो टोटल ड्राइनेस फ्रैक्शन इट इज इक्वल टू ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट 1 मल्टीप्लाई बाय ड्राइनेस फ्रैक्शन एट पॉइंट 2। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द स्टीम। सो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर था जो मैं आपको बता रहा था, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। तो हम लोग कल मिलेंगे, और कल इसको मैं एक बार रिवाइज करते हुए हम लोग उसकी न्यूमेरिकल करेंगे। तो बच्चों आपने करना क्या है, मैं इसका वीडियो आपको शेयर करूंगा।